दोस्तों जय हिंद के साथ मैं इस सीरीज का शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक प्रकार के यह मैराथन क्वेश्चन का संग्रह होने वाला है। इस सारा क्वेश्चन जो है काफ़ी अतुलनीय, वंदनीय और प्रशंसनीय। इस सारा क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी गौर से देखिएगा। सारा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आनुवंशिकता का डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता का जो डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, यह एक प्रकार के स्थिर और स्टैटिक जो है ना, इसका माना जाता है। स्थिर और स्टैटिक आनुवंशिकता का डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थिर और स्टैटिक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं 113। क्वेश्चन नंबर 113 को भी हम लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मतलब कौन सा कारक जो है बौद्धिक वातावरण को प्रभावित कर देता है? यह सबसे पहला राइट आंसर होगा इसका विद्यालय का वातावरण। यानी निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? तो इसका आंसर होता मतलब विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का जो माहौल है, विद्यालय का जो वातावरण है, यह बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करता है निश्चित। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 को भी हम लोग काफी गौर से यहाँ पर देखेंगे कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनशीलता। सृजनशीलता इसका राइट आंसर होगा। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 115 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, इस पर हम लोग पूरी तरह से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 को काफी गौर से देखेंगे और इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 है कि वाइगोत्स्की के विचार से आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है? देखियो भाई, वाइगोत्स्की के विचार से आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है? इसका आंसर होगा निजी भाषण। लेकिन 116 नंबर क्वेश्चन को जो हम लोग नीचे लिखे हुए हैं, 116 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन को देखिएगा, दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कि क्वेश्चन नंबर 115 का क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के विचार से या वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या होता है? निजी भाषण। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है कि वाइगोत्स्की के विचार में भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है, उसमें से आंतरिक हट जाता, तो इसका आंसर होता सामाजिक भाषण। यानी सामाजिक भाषण इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 116 को भी आप लोग देख लीजिएगा काफी गौर से कि वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति होगा निजी भाषण। अगर वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक उसमें नहीं रहेगा, हटा हुआ रहेगा, सीधे रहेगा भाषण की, वाइगोत्स्की के विचार में भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या है? तो इसका आंसर होगा राइट सामाजिक भाषण। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 पर हम लोग चलते हैं। 117 को काफी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को जो है कि वाइगोत्स्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित हो रहे थे। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। मतलब धारणाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। मूल्य जो वैल्यूज है, वह मूल्य भी जो है ना वाइगोत्स्की के अनुसार पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। परंपराएं, वाइगोत्स्की के अनुसार परंपराएं भी पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जैसे माँ छठ पूजा करती है, फिर उसकी बहू आती है तो वो छठ पूजा करती है। तो परंपराएं भी पीढ़ी से पीढ़ी जो है यह हस्तांतरित होती रहती है। लेकिन अज्ञानता, जो राइट आंसर है यहाँ पर है अज्ञानता, इसको छोड़कर बाद बाकी सब है पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होती है। लेकिन अज्ञानता जो है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित नहीं होती। तब वाइगोत्स्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। डैश को छोड़कर मतलब अज्ञानता को छोड़ करके, तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञानता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 को हम लोग काफी गौर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? तो इसका देखिए आंसर क्या क्या दिए हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे, पियाजे नाम काफी फेमस भाई, सी-टेट की तैयारी कीजिएगा, पियाजे का, वाइगोत्स्की का, पावलोव का, इस सब का नाम नहीं जानिएगा तो कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे, जीन पियाजे, बाप, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है? तो गौण वृत्तीय अनुक्रिया यह है, बी जो है सहज गतिविधि यह है, उसके बाद प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया यह है। लेकिन क्रमबद्धता जो है यह पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है। यानी जो यह जो है यह नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कोहलबर्ग, जीन पियाजे, पावलोव,
कोहलबर्ग, इस सब के नाम तो जानना ही होगा। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास, कोहलबर्ग और मोरल एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर होगा हैंज की दुविधा। किसका होगा भाई आंसर? हैंज की दुविधा। यानी कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर होगा हैंज की दुविधा। मतलब कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की है? तो हैंज की दुविधा प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 120 पर चलते हैं। 120 क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 यानी देखिएगा, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान ही हल हो जाती है? यानी मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल फेज में ही यह दृश्य समस्याएं जो होती है वह मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान यह सॉल्व हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको देख सके, टच कर सके, यह इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांतकार विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? जीन पियाजे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 को काफी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 जो है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। औपचारिक संक्रिय अवस्था के दौरान काफी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट माइंड जो होता है, विचार आते रहते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रिय अवस्था। औपचारिक संक्रिय अवस्था इसका राइट आंसर होगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार डैश के दौरान आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक संक्रिय अवस्था इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 को काफी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 123 को पढ़ते हैं। बुद्धिमत्ता जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धिमत्ता जिसको क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों अंतर है। तो यह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इस देखिएगा, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों अंतर है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसको हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। सारा ऑप्शन हमारा दिए हुआ। ऑप्शन नंबर 1 दिए हुआ है BF स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन डूवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर C जीन पियाजे, इसको लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग या लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक अवस्था है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 125 पर चलते हैं। 125 को काफी अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 यानी 125 यानी 125 क्वेश्चन से पहले हम सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। उस सबको भी वीडियो को आप देख करके जो है ना बहुत सारी जानकारी में अपनी इजाफा कर सकते हैं और CTET की फाटक को तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। किस समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करना है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करना है। तो इसका आंसर होगा कि शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा देखिएगा कि शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या क्या कर सकते हैं। यह इसका 125 क्वेश्चन नंबर का जो है ना यह राइट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 को हम लोग देखते हैं कि कौन सा तर्क देता है? कौन सा तर्क देता है? क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। कौन सा तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है? कौन सा तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता, कोई अगर मीडिएटर, कि कौन सा मीडिएटर किसी की अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की।
राइट आंसर क्या है? वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 127 को काफी अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कि कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? कोहल वर्ग हो और नैतिक की चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकते। कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय। कोहल वर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो नैतिक निर्णय। इसको लॉक कीजिएगा निश्चित, हर हालत में सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 128 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफी गौर से हम लोग देखेंगे और इसको ध्यान दे करके हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है। उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ पे है, देखेंगे अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 128 कि प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में, प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व परिचालन। प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में होते हैं? तो पूर्व परिचालन के फेज में होते हैं। इसको आंसर को हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 को काफी गौर से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? 129 क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणना दोष। गणित हो उसमें कैलकुलेशन न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अधोलिखित में गणित संबंधी अगर कोई लर्निंग होता है उसमें अगर पूरी तरह से अक्षम है या अक्षमता है तो यह कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गणना दोष। इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का अर्थ होता है गणना दोष। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से रिलेटेड है। कैलकुलेटर का तो सबसे अधिक इस्तेमाल किस में होता है? मैथ में, यानी गणित में होता है। तो गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता को है या कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा गणना दोष, जिसको अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। CWS। CWSN का अर्थ क्या होता है? CWSN का अर्थ क्या? CWSN का अर्थ क्या होता है? CWSN का अर्थ होता है, क्वेश्चन को हम लोग काफी अच्छा से देखेंगे कि CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। C का अर्थ होता है चिल्ड्रेन, W का अर्थ होता है विद, S का अर्थ होता है स्पेशल और N का अर्थ होता है नीड। यानी CWSN का अर्थ होता है कि चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड। CWSN चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, यानी CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इससे संबंधित हो सकता है। या कोई आपसे फुल फॉर्म भी पढ़ सकता है कि C जो है यानी CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो C फॉर होता है चिल्ड्रेन, W फॉर होता है विद और S फॉर होता है स्पेशल और N फॉर होता है नीड। इस तरह से आपको याद रख सकते हैं कि CWSN का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। चिल्ड्रन का अर्थ हुआ बच्चे, विद का अर्थ हुआ साथ, स्पेशल का अर्थ हुआ विशिष्ट और नीड का अर्थ हुआ आवश्यकता। यानी CWSN का फुल फॉर्म होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हिंदी में, और इंग्लिश में होगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 पर चलते। 131 क्वेश्चन यानी 131, इसको काफी ध्यान से देखिएगा। 131 क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 131 क्वेश्चन पर हम लोग 131 क्वेश्चन चलते हैं। यानी 131 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखेंगे और इसको काफी ध्यान से देखेंगे। 131 यानी 131 क्वेश्चन नंबर है कि सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? यह बुद्धि लब्धि से भी क्वेश्चन बहुत आता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होता है? 85 से कम। 85 से कम, यानी सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है क्या? तो 85 से कम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा जो है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। दिव्यांगता यानी एक प्रकार की विकलांगता, जो दिव्यांग शब्द है वह दिव्यांग जन अधिनियम अधिकार अधिनियम जो होता है, यह वर्ष किस साल में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होता है 2016, यानी 2016 में लागू हुआ था। यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया, यानी 2016 में लागू किया गया था। 2016 में लागू किया गया। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। 2016 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है
कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है। बालक में कोई बालक देखिएगा कि परिवार में रहता है, लेकिन वह बच्चा इतना बदमाश हो जाता है कि माता पिता को तबाह करने लगता है। वह बच्चा जो है ना बाद में वो परिवार के लिए बोझ बन जाता है। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने में मुख्य कारण जो होता है वह फैमिली का इन्वायरमेंट ही होता है। मतलब फैमिली का इन्वायरमेंट ही बच्चा को डाकू बना सकता है, या बच्चा को साधु बना सकता है, या बच्चा को बड़ा महान बना सकता है। यानी बच्चा को विख्यात और कुख्यात करने में यह परिवार का बहुत बड़ा हाथ है कि मेरा बालक विख्यात हो रहा है, मेरा बालक कुख्यात हो रहा है। तो उसके पीछे फैमिली रीजन भी है, परिवार का वातावरण, मतलब परिवार का किस तरह से इन्वायरमेंट है वो बहुत मायने रखता है। तो बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 को काफी अच्छा से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 134, व्यवहार करना, व्यवहार का करना पक्ष में डैश आता है। सीखने के गतिक कार्नेटिक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, तो सीखने के गतिक है, एक प्रकार के कॉग्निटिव क्षेत्र होता है या कार्नेटिक क्षेत्र होता है। वह व्यवहार का एक होता है कॉग्निटिव एरिया, तो उसमें ये आता है सीखने का गतिक क्षेत्र आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 134 का सीखने के गतिक यानी कार्नेटिक क्षेत्र। 100 क्वेश्चन नंबर 135 पर हम लोग चलते हैं। ये 135 क्वेश्चन नंबर को काफी गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 को देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम के पठार के कारण विद्यालय का असहयोग। विद्यालय कभी असहयोग नहीं करेगा कि बच्चा हमारा पढ़े नहीं, तो अधिगम के पठार के कारण जो है यह विद्यालय का असहयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 पर चलते हैं। ये 136 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 136, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा। सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, तो सृजनवादी उपागम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 को हम लोग काफी ध्यान से देखेंगे। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उस भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक उत्तेजक है। संवेगात्मक उत्तेजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, इसका राइट आंसर होगा कि असफलता या भग्नाशा। यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है, तो असफलता या भग्नाशा। किसी आदमी में फेल्योर का डर हो जाता है तो वो काफ़ी चिंतित होने लगता है, इसलिए अपने आप के ऊपर ही विश्वास करना काफ़ी जरूरी है। आशा ही जीवन है, होप इज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 को यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 138 हमारा कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। बालक का जो व्यक्तित्व है, बालक का पर्सनालिटी है बच्चा का, वह किस प्रकार का अधिगम, किस प्रकार का लर्निंग जो होता है उसको सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होता है अनुकरण अधिगम। इमिटेशन लर्निंग, यानी इमिटेशन लर्निंग जो होता है यह बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करने का कार्य करता है। 138 के बाद 139 क्वेश्चन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, इसको काफी ध्यान से देखिएगा कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो 139 का राइट आंसर क्या होगा, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 140 पर चलते हैं कि बालकों में अधिगम क्या होता है। कोई बालक पढ़ करके, देख करके, सीख करके सब कुछ सीखता है, लेकिन बालकों का जो अधिगम होता है, कि बालकों में जो अधिगम होता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे परफेक्ट आंसर तो उसका होगा क्रिया करके, डूइंग एक्टिविटी। कोई आदमी करके सीखता है वह ज़्यादा बेहतर होता है। थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी बालकों में जो अधिगम का लेवल होता है वह क्रिया करके सबसे अधिक सीखता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 141 को काफ़ी गौर से देखेंगे। ये 141 क्वेश्चन क्या है।
संकेतक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेतक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक अनुकूलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? संकेतक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में सीखा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन। यानी संकेतक अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जा सकता है, तो पारंपरिक अनुकूलन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट हो, सारा क्वेश्चन आपके जेहन में हो, ताकि कोई भी एग्जाम हो आप उसको क्रैक कर सके। केवी हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, STTT हो, कोई भी टेट एग्जाम है जो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, अधिगम एक प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। अधिगम एक जो प्रविधि है या अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण करने की एक प्रकार के प्रविधि। अधिगम क्या है भाई? एक प्रकार के एक्सपीरियंस होगा, उसके द्वारा आप मीनिंग क्रिएशन करने का एक प्रकार की प्रविधि। एक्सपीरियंस कीजिए और उसका मीनिंग क्रिएशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह डैश का उपयोग कर रहा होता है, प्रभाव के नियम का। यानी जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है किसका? प्रभाव के नियम का उपयोग करता है। जब अध्यापक एक छात्र को असफलता का एहसास कराता है तो उपयोग कर रहा होता है प्रभाव के नियम का उपयोग कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 हमारा क्या है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान क्या है, यानी सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है वो आपको जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा से ही रुचि का जन्म होता है, यानी क्यूरियोसिटी। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा से ही रुचि का जन्म होता है। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? क्वेश्चन नंबर 145 को देखिए, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम का। एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से जो टाइम की पाबंदी के बारे में सीखता है कि हमारे शिक्षक समय पर आते हैं, एक प्रकार के एग्जाम्पल सेट करता है। यह एग्जाम्पल है आपको प्रेक्षण अधिगम का। यानी एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो एक उदाहरण है किसका? प्रेक्षण अधिगम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं। 146 क्वेश्चन को काफी गौर से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? पुनर्बलन का अर्थ होता है रेनफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन का कौन सा उदाहरण है? पहला है नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। बी है कमला, उत्तर देने में तुम कृति की सहायता नहीं कर सकती। सी है कि अरे नहीं आमतौर पर तुम गलत हो। डी यानी सुनील तुमने सही कहा। तो सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद में सबसे अच्छा पुनर्बलन का जो एग्जाम्पल होता है, जो काफ़ी मोटिवेशन है, पॉजिटिव है, तो इसका राइट आंसर होगा तुमने सही कहा। तुमने सही कहा या राइट आंसर है, इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया जाए। 146 का डी। 147 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। यानी अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? यानी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता इसका राइट आंसर है। यानी अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है? तो अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 को हम लोग काफी देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 148 हमारा क्या कह रहा है कि एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी ऑपरेशनल कंडीशन, जिसे स्किनर ने दिया था। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी ऑपरेशनल कंडीशन, जिसे स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 149 को देखिए कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रसूत अनुबंधन के लिए, यानी प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। स्किनर साहब ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और स्किनर बॉक्स का प्रयोग ही सबसे पहले प्रसूत अनुबंधन के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपना व्यवहार तो शुरू से रहता है, एक बचाव है, विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 150, यानी क्वेश्चन नंबर 150 को हम लोग यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है। सीखना भाई, लर्निंग एक तरह का बिहेवियरल क्या होता है?
चेंज है, यानी सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है, बचाव। तो बचाव नहीं होगा, ये गलत है। विस्तार नहीं होगा, गलत है। प्रसार नहीं होगा, गलत है। सीखना एक प्रकार के बचाव है, गलत। विस्तार है, गलत। प्रसार है, गलत। तो सीखना क्या है, तो एक प्रकार के संशोधन है। आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम संशोधन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और अच्छा खासा अपने जीवन में मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, तो इसका राइट आंसर होता है ए। इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया जाए, जो संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 151 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 151 जो हमारा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कई प्रकार के जो स्किल है, स्किल ट्रांसफर होता है, उसके लिए कौन सा उपयोग होता है। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण, कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर होगा कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य होगा। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को काफी ध्यान से पढ़िएगा, यानी पेशेंस जो है रखना काफी जरूरी है। बिना पेशेंस के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पेशेंस को बनाए रखिएगा। पेशेंस को डाउन नहीं होने दीजिएगा। पेशेंस को हमेशा अप रखिएगा, डाउन नहीं। पेशेंस को हमेशा क्या रखेंगे, अप रखेंगे, न कि डाउन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 को हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 152 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक, बहुत सारा नाम हम लोग पढ़े हैं, पावलव, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, अब आ रहा है थॉर्नडाइक। निम्न में से थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, यानी साहचर्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है यह आपको थॉर्नडाइक के अधिगम प्राथमिक नियमों में यह पूरी तरह से शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 को हम लोग देखते हैं कि 153 क्या है। क्वेश्चन नंबर 153 कि एल्बर्ट बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। एल्बर्ट बेंडूरा जो होता है वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बेंडूरा जो है वह आपको सामाजिक, एल्बर्ट बेंडूरा जो निम्न में से किससे संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 154 को हम लोग देखेंगे कि कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है, तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। 153 154 को एक बार और देख लीजिए। एल्बर्ट बेंडूरा यह भी एक प्रकार के सिद्धांतकार थे, तब न सिद्धांत दिए थे। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग से संबंधित है। और कोहलबर्ग या कोलबर्ग या कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम वक्र में पठार बनता है। इस क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 155 है, इस 155 क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 155 जो है अधिगम वक्र में पठार बनता है किससे, तो थकान के कारण, थकान के कारण बनता है। यानी अधिगम वक्र में पठार बनता है किसके कारण, थकान के कारण। जब आप टायर्ड हो जाते हैं तो वो एक प्रकार के अवरोधक का काम करता है, पठार के काम करता है। तो अधिगम को आप बहुत वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप न्यूट्रल हो जाइएगा। उसमें गियर चेंज करने के लिए आपको थकान को भगाना होगा, और जो अधिगम वक्र में पठार का कारण बनता है तो क्या बनता है, तो थकान के कारण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 156 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 156 जो है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत जो होता हुआ निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर होगा गेस्टाल्टवादियों का यह सिद्धांत है। 157 दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। इसका राइट आंसर होगा अनुकरण, इमिटेशन। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुकरण यानी इमिटेशन। इमिटेशन इसका राइट आंसर होगा, इमिटेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुकरण। यानी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या होता है, तो अनुकरण यानी इमिटेशन इसका पूरी तरह से राइट आंसर है। इस आंसर को काफी हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 कि अभिक्रमायोजित यानी अभिक्रमायोजित, क्वेश्चन नंबर 158
कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा स्कीनर। यानी स्कीनर जो था वह अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, हिंदी को ध्यान से देखिएगा। यानी अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो स्कीनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 159 को देखते हैं कि 159 क्या कह रहा है। गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्टवादियों वाला क्वेश्चन आया हुआ था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है यह रखा था मैक्स बथीमर ने। यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसका जो बेस जो था वह किसने रखा था, तो मैक्स बथीमर ने रखा था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स बथीमर। क्वेश्चन नंबर 160 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था किस पर, वनमानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 160, इसको काफी गौर से देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं 160 क्वेश्चन नंबर का, कि अंतर्दृष्टि सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था किस पर, तो वनमानुषों पर। जहां तक चूहों पर प्रयोग किसने किया था, तो स्किनर ने। इस बात में हम कुछ और पॉइंट लिख दिए है जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था, तो थॉर्नडाइक। कुत्तों पर प्रयोग किसने किया था, तो पावलर। चूहों पर प्रयोग किसने किया, तो स्किनर। देखिए अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया था वनमानुषों पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 को भी टच कर लेते हैं कि एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया था, वुडवर्थ ने। एसओआर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वुडवर्थ ने किया था। तो 161 का राइट आंसर क्या होता है, वुडवर्थ। एसआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एसआरओ वुडवर्थ। और एसआर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, एसआरओ होगा तो वुडवर्थ आंसर होगा, सीधे एसआर होगा तो इसका राइट आंसर होगा क्या, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 163 पर चलते हैं कि सार्थक अधिगम क्या है भाई। सार्थक अधिगम क्या होता है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण इज कॉल्ड सार्थक अधिगम। यानी मीनिंगफुल अधिगम जो होता है यह सार्थक, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल अधिगम क्या है भाई, सार्थक अधिगम क्या है। जैसे ही सार्थक, आदमी को सार्थक अधिगम ही करना चाहिए, निरर्थक नहीं करना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं करना, मीनिंगफुल लर्निंग करना चाहिए। तो सार्थक अधिगम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। यानी निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का जो सक्रिय निर्माण होगा वह पूरी तरह से सार्थक अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं पूरा पेज में कि क्वेश्चन नंबर 164 क्या है। क्वेश्चन नंबर 164 को हम लोग काफी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 की अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को पूरी तरह से हम लोग सहायता देना कर सकते हैं। कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, सहारा देना कहते हैं। यानी सहारा देना, इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 को देखते हैं। 165 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 165, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम। इस क्वेश्चन नंबर 165 को फिर से देखिएगा कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड, प्राइज एंड पनिशमेंट के महत्व को बताता है, तो प्रभाव के नियम को बताता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 166 को देखते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 166 और 167 दोनों को रखते हैं, दोनों को देख लेते हैं कि छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, तो अधिगम, उत्पाद व प्रक्रिया। यानी छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है, तो अधिगम, उत्पाद व प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम, उत्पाद व प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर करना। जब आप डिफरेंस करते हैं
तो ये एक प्रकार के सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया संज्ञानात्मक क्रिया के लिए। तो इसका राइट आंसर 167 का क्या होगा, डिफरेंस करना, अंतर करना। 167 के बाद 168 पर चलते हैं कि 168 हमारा क्या है। 168 क्वेश्चन नंबर है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो सकता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। शून्य हो सकता है, सही बात है, जीरो हम सीख सकते हैं, निगेटिव सीख सकते हैं, पॉजिटिव सीख सकते हैं, उपयुक्त सभी सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, शून्य, निगेटिव, पॉजिटिव, यानी तीनों हो सकता है, यानी उपयुक्त सभी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 169 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। शिशु के अधिगम में सहायता जब मिलेगा तो अभिप्रेरणा से मिलेगा, अनुकरण से मिलेगा, पुरस्कार से मिलेगा। तो किससे नहीं मिलेगा, तो स्कूल के बस्ता से नहीं मिलेगा, स्कूल के बस्ता से नहीं मिलेगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, तो होगा इसका स्कूल का बस्ता, यानी कि स्कूल का जो बस्ता होता है उस बस्ता से शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलता है। सीखने के वर्ग, सीखने के वक्र, सीखने का जो वक्र होता है 170 देखिएगा, सीखने का जो वक्र होता है वह सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने का जो वक्र है वह सीखने की प्रगति के सूचक है, यानी आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वह डेवलपमेंट का, लर्निंग का, सीखने का जो वक्र है वह सीखने की प्रगति के सूचक है। इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, कि सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, व्यवहारात्मक से जुड़ा, संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ, तो संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ, रचनात्मक से नहीं जुड़ा हुआ है, विकासात्मक से नहीं जुड़ा हुआ है, व्यवहारात्मक से भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकन व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संज्ञानात्मक इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का क्षेत्र है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होता है इमोशन, यानी इमोशनल। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो भावनात्मक। भावनात्मक जिसे लगाव रहता है तो आदमी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है अपने सब्जेक्ट से, अपने फील्ड से, अपने करियर से, अपने मुकाम से। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो इमोशनल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इमोशनल होगा, यानी भावात्मक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173 पर चलते हैं कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप होल्डिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो भाई कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप होल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। एक क्वेश्चन नंबर 173 को देखो बउआ कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप होल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। इसका राइट आंसर होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्केप होल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 भी टच कर लेते हैं कि व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है क्या कहलाता है, सीखना। देखो व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होता है उसको क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं, आ गया वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 175 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। क्वेश्चन नंबर 175 को देखो भाई, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सहयोगात्मक समस्या समाधान, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोऑपरेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक का नियम हो और तत्परता हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है भाई। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम तैयारियों पर जोर देता है, तत्परता का नियम जोर देता है। 177 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 177 भाई देखो ध्यान से, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है, पुनर्बलन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? पुनर्बलन। जब कोई काम करते हैं, प्राइज मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलता है, तो उस काम को दोबारा करने का मन करता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसका व्यूज बढ़ेगा और आल्सो आपको फायदा होगा, तो निश्चित हमको एक प्रकार का पॉजिटिव एहसास होगा, फिर से नया वीडियो बनाने पर जोर शोर लगाया जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेनफोर्समेंट। कौनफोर्समेंट भाई? रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178 यानी 178 क्वेश्चन को देखो गौर से भाई। यह मैराथन क्लास का एक प्रयास किया जा रहा था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। निम्नलिखित में कौन सा प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड तो होगा नहीं, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत व समग्र मूल्यांकन, यानी 2 और 3 दोनों आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिएगा भाई, सी टेट है, घुमाते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा है सार्थक अधिगम को यानी कंप्लीट लर्निंग को बढ़ावा देती है? तो सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत और समग्र मूल्यांकन इसका बल देता है। क्वेश्चन नंबर 179 यानी 179 क्वेश्चन को देखो भाई, 179। प्रयत्न त्रुटि के अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा। प्रयत्न त्रुटि के अधिगम के थॉर्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा यानी मोटिवेशन के महत्व पर, इंपोर्टेंस पर जोर दिया। तो 179 का राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 को देखो भाई। थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन तत्परता नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका अर्थ है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। इसका अर्थ है कि विषय का तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देता है। 180 का राइट आंसर होगा, सबसे लास्ट वाला, नीचा वाला आंसर होगा इसका लास्ट। कोहल वर्ग 181 को देखिएगा। कोहल वर्ग ने अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम क्या है? संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति। भाई देखो, कोहल वर्ग के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम डैश है, संपूर्ण स्थिति यानी कंप्लीट कंडीशन जो होता है उसकी एक नई अनुभूति, नई फीलिंग जो होता है। कोहल वर्ग ने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्ध किया कि अधिगम क्या भाई? तो कंप्लीट कंडीशन यानी कंप्लीट स्थिति जो होता है वो एक प्रकार की नई फीलिंग दे हुआ एक प्रकार के अंतर्दृष्टि अधिगम होगा। कोहल वर्ग ने यह प्रूव किया था कि अधिगम क्या है? तो संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति होता है। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 को काफी गौर से देखिएगा। एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? तो उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है, टेंशन हो जाता है। तो अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उद्दीपक सामान्यीकरण यानी उद्दीपक सामान्यीकरण 182 का राइट आंसर है। 183 बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो एल्बर्ट बेंडूरा। देखो भाई, एल्बर्ट बेंडूरा को बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष या कंक्लूजन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए काम पर आधारित हो सकता है? तो एल्बर्ट बेंडूरा। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को दिखा सकता है, इसलिए कभी भी बच्चा को काफ़ी क्राइम वाला फिल्म, अपराधी छवि वाला फिल्म बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। आजकल सरकार चाहती है कि बच्चे को जो है ना मोटिवेशनल, पॉजिटिव, सकारात्मक माहौल वाला फिल्म दिखाया, जैसे 3 इडियट्स, तारे जमी पर, इस तरह की फिल्म बच्चों को दिखाया जाता है ताकि बच्चे डेवलप हो सके, माइंडसेट पॉजिटिव बन सके। क्वेश्चन नंबर 185 को देखते हैं। करके सीखना जो क्वेश्चन नंबर 185 है कि करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रासंगिक और व्यवहारिक। यानी कि करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न क्या होता है? प्रासंगिक और व्यवहारिक। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 186 यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना, प्रतिक्रिया, युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना, प्रतिक्रिया, युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आदत, हैबिट। पहले आदत बनाते हैं, बाद में आदत हमें बनाते हैं। वाह।
थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आदत। यानी 186 का राइट आंसर क्या है? आदत, हैबिट। क्वेश्चन नंबर 187 को देखिए, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 187, क्षेत्रफल जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कूट-लेविन सिद्धांत। कूट-लेविन सिद्धांत। क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति, संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कूट-लेविन सिद्धांत भाई, कूट-लेविन थ्योरी। 188 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंशिक पुनर्वलन। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंशिक पुनर्वलन राइट आंसर है। 188 के बाद 189 भी देख लेते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं होता है, कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? भाई देखो, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो कहलाती है सीखने का पठार। आपके पढ़ाई में पठार आ गया भाई, रुकावट आ गया तो कभी भी आप सीख नहीं पाइएगा। तो 189 क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता तो इसका अर्थ है कि सीखने की पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 190 भाई, 190। क्वेश्चन नंबर 190 के देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया पर सिद्धांत किसके व्यवहार पर बल देता है? व्यवहार पर, बिहेवियर। अनुकूलित अनुक्रिया पर सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार। 191 क्वेश्चन पर चलते हैं। यह बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके और सी-टेट के फाटक को तोड़ सके। 191, निम्न में से कौन सा अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। इस ए पर हम लोग ध्यान देते हैं, अधिगम का अवलोकन प्रत्यय रूप में किया जा सकता है। तो 191 का ए राइट आंसर है। 192 क्वेश्चन को देखिए। 192 क्वेश्चन नंबर को हम लोग काफ़ी गौर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का क्लासिकल सिद्धांत यह पावलोव दिया था, यह सही है। सीखने का उद्दीपक सिद्धांत यह थॉर्नडाइक दिया था, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध यह BF स्किनर दिया था, ये सही नहीं है। और सीखने का समग्र सिद्धांत यह युग्म जो है पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसका डी आंसर जो है 192 का डी आंसर जो है, सीखने का समग्र सिद्धांत यह हल न दिया था, यह पूरी तरह से सही नहीं है। 193 क्वेश्चन को देख लीजिए। 193 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम यह शामिल नहीं है। 193 194 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 194 भाई, कि सीखना क्या है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना क्या होता है? सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 195 को देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्परता का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 196 को देखते हैं कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण करते। 196 का देखिएगा क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। 196 197 देखिए भाई, 197 दोहरा सड़क मारना है। 197 का देखिए कि सीखना क्या है? सीखना क्या हो सकता है भाई? सीखना क्या है? अनुभव अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, उपयुक्त सभी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। सीखना क्या हो सकता है? अनुभव व अभ्यास का परिणाम हो सकता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, उपयुक्त सभी हो सकता है। तो 197 का डी राइट आंसर है। 198 क्वेश्चन को देखिए गौर से। क्वेश्चन नंबर 198 कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है? तो BF स्किनर जो है यह अधिगम सिद्धांतकार नहीं है। यानी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, ई इरिक्सन है, इयान पावलोव है, लेकिन BF स्किनर जो होता है यह एक प्रकार के अधिगम सिद्धांतकार नहीं है लेकिन इसका सी आंसर 198 का सी है। 199 क्वेश्चन को देखिए
कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। लगातार बच्चा को आप दंड दीजिएगा, लगातार बच्चा को पुरस्कार दीजिएगा, लगातार दंड मिल जाना, तो उसका अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो नेचुरल होता है, नेचुरल इंटरेस्ट और उसका नेचुरल क्यूरियसिटी होता है, वो पूरी तरह से लो हो जाता है, कम हो जाता है। जो बच्चा में स्वयं से होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 200 यानी 200, क्वेश्चन नंबर 200 को देखो भाई, 200 क्वेश्चन नंबर को इस तरह से करते हैं कि बच्चों को संकेत देना व आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। इसका आंसर है पाड़, ढांचा। इसको देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, ढांचा इसका राइट आंसर है, यानी पाड़ और ढांचा। बच्चों पर संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पाड़ यानी ढांचा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 201 को देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है, तो गृह कार्य, गृह कार्य इसका राइट आंसर है, जिसको होमवर्क कहते हैं कि निम्न में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है, तो गृह कार्य होमवर्क लाभ नहीं है। 202 शास्त्रीय अनुकूलन क्या है। शास्त्रीय अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है एक उत्तेजना, एक उत्तेजना एक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करना जो मूल रूप से एक और उत्तेजना के द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 203 थॉर्नडाइक, क्वेश्चन नंबर 203 को देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत डैश के रूप में जाना जाता है, संयोजनवाद यानी कनेक्शनिज्म, यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है डैश के रूप में जाना जाता है, तो संयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 204 एल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, तो बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग यह सबसे कारगर तरीका है। 204 का राइट आंसर। 205 क्वेश्चन को देखिए, बच्चों के अधिगम में सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए उसे नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होता है अध्यापक का सकारात्मक रूप। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश यानी क्लास में अच्छा इन्वायरमेंट बनाने का सृजन करने की आवश्यकता होती है कि गुड इन्वायरमेंट हो क्लास के अंदर। इस प्रकार का अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो अध्यापक का सकारात्मक रूप इसका राइट आंसर होगा। 206 को देखते हैं, सृजनशील बालक के बारे में, सृजनशील बालक के बारे में इसका राइट आंसर क्या होगा, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, यह सत्य नहीं है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षा होता है, इस सत्य है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सत्य है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, सत्य है। लेकिन सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, यह सत्य क्वेश्चन नहीं होता भाई, साहसी हो भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 207, क्वेश्चन नंबर 207 को हम लोग देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न में से क्या विशेषता होती है। बुद्धि लब्धि 130+ होता है, विस्तृत शब्दकोश होता है, अधिक महत्वाकांक्षा होता है, उपरोक्त सभी होता है, तो 207 का डी राइट आंसर है। 208 गिफ्टेड मेधावी होने के लक्षण क्या होता है। गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण है कि अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और उसके क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से ही रुचि डेवलप होता है, रुचि से पहले जिज्ञासा आता है। तो अभिव्यक्ति में नव्यता, अभिव्यक्ति में नयापन और जिज्ञासा यानी कुछ जानने की इच्छा, यह दोनों जो है ना गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है। 209 क्वेश्चन नंबर 209 को देखो भाई, सृजनात्मक शिक्षार्थी हुआ है जो पार्स लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। 210 आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आपके कक्षा का बहुत सारा कक्षा मेधावी है, अति मेधावी है, तो उसको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उसको बढ़ावा देंगे। क्वेश्चन नंबर 211 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 211 कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्न में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर देखिए, जो बच्चे अनिवार्य पठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए विकल्पनात्मक पठचर्या का न होना, यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 212 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 212 हमारा है कि समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समता व समान अवसर, भाई इक्वालिटी और इक्वल चांस होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि उसमें समता की बात हो, समानता की बात हो, तो समावेशी शिक्षा समता व समान अवसर के सिद्धांत पर यह पूरी तरह से आधारित है, तो राइट आंसर होगा समता व समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 213
परामर्श का उद्देश्य क्या होता है भाई? परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 को देख लेते हैं कि ब्रेल लिपि, वही लुई ब्रेल है। ब्रेल लिपि व टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो ब्लाइंडनेस यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसके लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग जो होता है एक प्रकार के शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 214 पर हम लोग पूरी तरह से इसका समापन करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो बन गया था, हम चाह रहे थे कि किसी भी तरह से यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो, कारगर हो, सटीक हो, ताकि आप लोग अपने सपनों को छू सके। यह सी टेट हो, बी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, KVS हो, इस सबके लिए रामबाण दवा है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।